हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद हिया। तो आज हम अध्याय 2 करेंगे हमारे सिविक्स लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग फर्स्ट का सेकंड चैप्टर संविधान निर्माण, जो कि हिंदी मीडियम में है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। साउथ अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम। तो स्थानीय काले, यहाँ पे क्षमा कीजिएगा, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे काले आएगा। स्थानीय काले लोगों पर यूरोपीय अल्पसंख्यक लोगों की सरकार द्वारा यात्रा, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा तड़पाया जाना, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार करना काले लोगों के द्वारा। नेल्सन मंडेला ने रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले लोगों के विरुद्ध मजदूर यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हुई। 1950 से संघर्ष शुरू हुआ और 1994 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 1994 में चुनाव की घोषणा, नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने। जो ये पहले काले लोगों में से माने जाते थे जो राष्ट्रपति बने। एक नए संविधान का निर्माण जिसमें नागरिकों को व्यापक अधिकार दिए गए ताकि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। अब प्रश्न ये आता है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। हम संविधान के निर्माण वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि संविधान की आवश्यकता हमें है क्यों। तो चलिए हम इसको बताती हूँ मैं आपको कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण और उसके कार्य तय करना, क्योंकि संविधान के द्वारा ही लोकतांत्रिक सरकार यानी कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार का निर्माण होता है और वो अपने कार्य को करती है ताकि जनता की भलाई हो सके। सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकता है संविधान, क्योंकि संविधान में बहुत सारे कानून ऐसे होते हैं कि जो सरकार को उनकी शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकता है। अच्छे समाज का गठन करने में अहम भूमिका निभाता है जो संविधान। सरकार के विभिन्न अंगों के कार्य क्षेत्रों का निर्धारण करता है। विभिन्न अंग कौन कौन से? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करता है संविधान, क्योंकि संविधान में हमारे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं जिसके माध्यम से हम उन्हें जान पाते हैं। अब यहाँ पे कुछ परिभाषिक शब्द है। पहली स्लाइड में हमने देखा कि रंगभेद किसे कहते हैं। तो रंगभेद का अर्थ होता है दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था, यानी कि केवल गोरे लोगों के लिए ही, वाइट मैन के लिए ही अच्छी चीज़ें होती थी, सरकारी नौकरी में छूट होती थी, जितनी भी चीज़ें थी अच्छी वाली वो सब उनको मिलती थी। लेकिन काले लोगों को उन सभी सुविधाओं से दूर रखा जाता था जो सुविधाएं गोरे लोग पाते थे। तो ये दक्षिण अफ्रीका में हो रहा था। अब यह संविधान, अपने संविधान ने एक नया शब्द जाना। तो संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें किसी देश के निवासी सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिसमें किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मध्य की आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के मध्य संबंध भी निर्धारित होते हैं। तो आपने यहाँ पे दो शब्दों के बारे में जाना, संविधान और रंगभेद। अब भारतीय संविधान निर्माण में क्या क्या परिस्थिति थी, सिचुएशन क्या थी जब भारतीय संविधान का निर्माण होने वाला था। तो पहले भारत एक ब्रिटेन का उपनिवेश था, यानी कि भारत जो है वो ब्रिटेन का गुलाम था। धार्मिक आधार पर देश का विभाजन हुआ। धार्मिक अधिकार आधार मतलब कि दो धर्म थे, हिंदू और मुस्लिम, जिसके बेस पर जो अपनी कंट्री है उसको विभाजन हुआ, जो कि भारत बना। और पाकिस्तान के भी दो बने, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है। बड़ी मात्रा में हिंसा हुई। जब बंटवारा हुआ तो बड़ी मात्रा में हिंसा हुई, वहाँ के लोग यहाँ आए, यहाँ के लोग वहाँ जाए, जिससे कई सारे लोगों की मौत हुई। ठीक है। रिफ्यूजी विस्थापन की समस्या, यानी कि लोगों ने अपना घर छोड़ा, उनको अपना जो मूल स्थान था उसे छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़ा। ठीक है। हिंदू थे तो उन्हें हिंदुस्तान आना पड़ा, जो मुसलमान थे उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ा। और देसी रियासतों का विलय करना, यानी कि ये भी चुनौती थी कि कैसे हम जो देसी रियासतें हैं, जो राजा रजवाड़े हैं, उन्हें कैसे हम अपने देश में विलय यानी कि मिलाएं। ठीक है। अब है लोकतांत्रिक देश की बुनियादी बातों पर सहमति। अब सबसे पहले हमें अब ये जानना है कि संविधान निर्माताओं के समक्ष अनुकूल, यानी कि जो उनके फेवर में जो सिचुएशन थी वो क्या क्या थी। लोकतांत्रिक देश की बुनियादी बातों पर सहमति थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 विभिन्न प्रावधानों सीधे शामिल कर लिया गया था। संविधान में जो भारत सरकार का जो अधिनियम था 1935 का, उन्हें सीधे ही भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया। विश्व के विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाओं से सीख ली हमने, बहुत सारे देशों से कानून लिया, जो जो हमें दूसरे देशों के संविधान की अच्छी बातें लगी, उन अच्छी बातों को हमने अपने संविधान में अडॉप्ट किया, उन्हें अपनाया।
औपनिवेशिक शासन काल में संस्थाओं का अनुभव हुआ, यानी कि जब जैसे कि किस अंग्रेज़ हमारे देश में कैसे शासन करते थे, हमने उनसे सीखा कि शासन कैसे करना चाहिए। 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत को संविधान के लिखने का अनुभव आया। ठीक है, इसके बाद है संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे तथा संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई। भारत का संविधान लिखने वाले संविधान सभा में 299 सदस्य थे। 26 नवंबर 1900 यहाँ पे 19 भारतीय संविधान 26 नवंबर 1996 49 आएगा यहाँ पे, 49 में पूरा किया गया, लेकिन उसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, इसीलिए इस दिन को यानी कि 26 जनवरी को हम किसके रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस पे। इस दिन पे परेड निकलती है राजपथ पर। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति को के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब है कि भारत के संविधान की उद्देशिका, ये जवाहरलाल नेहरू ने दी थी हमको, हमारे संविधान में जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी ये हमें। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबके व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प यानी कि मजबूत संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा ही संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं, यानी कि हम इसको अपनाते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं जिनका मतलब आपको नहीं पता होगा, तो इसके मतलब मैं ब्रीफ में आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में आने वाली जो भी स्लाइड्स है उनके माध्यम से कराती हूँ। अब है उद्देशिका प्रस्ताव। इसके 3 थे। यह संविधान के स्रोत को बताते हैं, यानी संविधान की जो मोटी बुक है उसमें क्या क्या है उसके एक परिचय की तरह हो जाती है। ब्रीफ जो एक संविधान की जो बुक है वो ब्रीफ है, लेकिन जो एक संक्षिप्त वर्णन है वो हमारे को कौन देता है? उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना देती है। ठीक है, संविधान के लक्ष्य को बताता है, सरकार के कानून के परीक्षण का आधार देता है कि कौन सा कानून अच्छा है और कौन सा बुरा। अब संविधान की दृष्टि में देखो, हमने संविधान की उद्देशिका में हमने ये पढ़ा था, भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता से रहेंगे। ठीक है, अब इन सब के जो शब्द हैं, ये जो शब्द है मुश्किल जो कि मुझे लगा कि आपको इनके मतलब शायद पता हो या ना हो, पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनके लिए इनको मैं अच्छे से बताती हूँ ब्रीफ में इन शब्दों का अर्थ। तो हम भारत के लोग का अर्थ है, इसका अर्थ है कि भारत के संविधान निर्माण जनता को अपने प्रतिनिधियों द्वारा किया है, ना कि किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। यानी कि जो भारत के जो सरकार बनाएगा, जो प्रधानमंत्री होगा, वो किसके द्वारा चुना जाएगा? यहाँ की आम जनता के द्वारा। प्रभुत्व संपन्न, लोगों को अपने से जुड़े हर फैसले को लेने का पूरा अधिकार है। भारत सरकार को कोई भी बाहरी शक्ति आदेश नहीं दे सकती, यानी कि अब वो जो भी मानेंगे अपनी जनता के कहने पर मानेंगे। ठीक है, ये नहीं कि कोई और हमें बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं, हमें जो उचित लगेगा, जो हमारे देश की जनता के लिए उचित है, ठीक है, अच्छा है, हम सिर्फ वही करेंगे। ठीक है, समाजवादी, समाज में संपत्ति सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा सामूहिक रूप से होना चाहिए। सरकार जमीन और संपत्ति से जुड़े कानूनों को इस तरह बनाएगी कि सामाजिक और आर्थिक असमानता यानी कि अनइक्वलिटी कम हो। ठीक है, पंथ निरपेक्ष यानी कि लोगों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। ये नहीं कि तुम सिर्फ एक विशेष धर्म को ही अपनाओगे, नहीं, सबको अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है। भारत का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है और किसी राज्य का भी धर्म नहीं है। जो इंसान को जो भी धर्म पसंद है, किसी व्यक्ति विशेष को, वो अपना धर्म मान सकता है। ठीक है, इसके बाद लोकतंत्रात्मक शासन का ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों का समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। लोग अपने शासक का चुनाव खुद करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं।
अब गणराज्य का क्या अर्थ है? शासन का प्रमुख जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश या खानदान का। शासन का प्रमुख जनता द्वारा कौन होगा? शासन का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। वो किसके द्वारा चुना जाएगा? जनता के द्वारा, ना कि किसी वंश के द्वारा। ठीक है, ये नहीं किसी राजा का बेटा है, किसी खानदान का बेटा तो बेटे बेटे वंश परंपरा चले जाए, नहीं। जो भी जनता जिसको चुनेगी वही सरकार का प्रमुख होगा। अब हमारा आता है न्याय। नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा किया जाएगा तो उन्हें न्याय दिलाने का काम कौन करेगी? न्यायपालिका। ठीक है। स्वतंत्रता, लोगों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है, लेकिन इसके साथ कुछ पाबंदी भी है। ठीक है। समानता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही असमानताएं की जाएगी। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। ठीक है, यानी सबको समानता मिलेगी, ये नहीं कि किसी को दबाया जाएगा, नहीं। सरकार की नज़रों में, संविधान की नज़रों में हर एक व्यक्ति समान है। बंधुता, हम सभी ऐसा आचरण करें कि हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं। कोई भी नागरिक किसी एक दूसरे से अपने आप को कम नहीं समझेगा, सब बराबर है। हम सब भाईचारे से रहेंगे। ठीक है। आपको कैसी लगी वीडियो? थैंक यू। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनका भी भला हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो, नहीं आए तो रहने दीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मोर इफ़ेक्टिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।